नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी और अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को पिछले 3 घंटे में एक ऐसी खबर जो कि कल अमित शाह जो संसद के अंदर बोल रहे थे उनके 11 सेकंड की क्लिप कांग्रेस ने उसको सोशल मीडिया पे डाला और उन्होंने कहा है कि यहां बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया है। पिछले 5 घंटे में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इल्जाम का जवाब दिया। उन्होंने 6 अलग अलग ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सड़े हुए इकोसिस्टम बार बार ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और इसी से आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे की क्या गंभीरता है और राजनीति और चुनाव पर इस पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आप इस मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं। पर अमित शाह और सरकार का यह कहना है कि ये सिर्फ लोगों में एक तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश है। एक एडिटेड क्लिप के जरिए ये कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव होकर के ये कोशिश बार बार कर रहा है। तो क्या कहा था अमित शाह ने और किस स्पीच को वायरल किया जा रहा है, एक बार वो भी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। तो ऐसे में आज अड़ी पर प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या एक अधूरी क्लिप के जरिए फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में बाबा साहेब का अंबेडकर हुआ संसद के अंदर? और 2024 चुनाव के दौरान भी एक ऐसी ही क्लिप वायरल हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें अमित शाह की ही जो स्पीच है उसको काट छाट के छोटा किया गया था। उसमें ऐसा दर्शाया गया था जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो सारा आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उसको लेकर केस भी हुए थे। क्या वही कोशिश अब दोबारा की जा रही है? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, समीर चौगानकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि बार बार गृह मंत्री यही कह रहे थे कि आपने मई 2024 में ये कोशिश की, एक एडिटेड क्लिप को वायरल किया, उसके चलते आपके नेताओं के ऊपर केस हुए, बाकायदा एक आदमी को तेलंगाना से हिरासत में भी लिया गया, वॉइस ऑफ कांग्रेस करके वो एक ट्विटर हैंडल चलाते थे, और अब दोबारा आप एक 11 सेकंड की क्लिप वायरल कर रहे हैं, क्यों? मुझे ये बताइए कि क्या ये 11 सेकंड की जो क्लिप है ये गलत है, AI जनरेटेड है, या कहीं से काट छांट के लाई है, या लोकसभा में ये क्या नाम अमित शाह जी ने बोली है? अगर ये 11 सेकंड अमित शाह जी ये कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, तो मेरे ऊपर भी केस कर दें, खड़गे जी के ऊपर केस कर दें, और लोकसभा के जो क्या नाम राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके ऊपर भी केस कर दें। हम तो मना नहीं करते पद्मजा जी।
हम तो एक बात कहते हैं सीधे सीधे से, अगर ये क्लिप एडिटेड नहीं है तो अमित शाह जी को माफी मांगनी होगी, और अगर ये क्लिप एडिटेड होती तो अमित शाह जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह सारे के सारे विपक्ष के ऊपर मुकदमा कर रहे होते। जैसे पहले की क्लिप मानी गई वो एडिटेड है, उस पर क्या नाम सवाल जवाब चल रहे हैं, कोर्ट में केस है। मैं तो आपसे बड़ी साफ बात कहता हूं कि आज जो अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1950 में क्या हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, किसने किसको भारत रत्न दिया, किसको क्या नहीं किया, क्या अमित शाह जी एक इस तरीके की गलती पे गलती कर रहे थे। अपनी गलती के लिए माफी मांगते कि भाई मेरे मुंह से निकल गया, मैं अंबेडकर 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 और 7 जन्मों में क्या वो स्वर्ग लगातार जो बात कह रहे हैं वो, और जो कि एडिटेड नहीं है। हम तो बहुत साफ बात कहते हैं, एक फैशन हो गया है जैसे बोल रहे थे वो। तो मेरा यह मानना है कि अमित शाह जी को अपनी गलती मानने की जगह, नरेंद्र मोदी जी को उन्हें हटाने की जगह, आज भारतीय जनता पार्टी उसी 11 सेकंड को ये बचाने की कोशिश कर क्यों रही है, ये समझते आपसे एक सम्मान अगर ये चीज सवाल पूछना चाहूंगी, तौर पर मुकदमा अगर काट छाट हुई है तो गलती क्या है? अगर जैसे कोई बोले कि मैं संविधान के खिलाफ हूं, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा, और अगर आप सिर्फ पहला वाक्य निकाल दे और आप कहें मैं संविधान के खिलाफ हूं और कहें कि आपने गलती की है ये बोल करके, ये तो काट छाट हुई ना। उन्होंने क्या कहा, मैं वर्बैटिम कोट करती हूं, उन्होंने कहा अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये भी मैं बताता हूं। वो तो उल्टा कह रहे हैं, आप 5 क्या आप 100 बार अंबेडकर जी का नाम लीजिए। आनंदित हो रहे थे वो। भाई देखिए, मैं पद्मजा जी, मैं आपकी बात, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ये क्या नाम सीट कोई एआई जनरेटेड है, जो बात 11 सेकंड में अमित शाह जी ने कही है वो सही है या गलत है, अगर वो गलत है तो आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए, अगर वो सही है तो उस पर माफी मांगिए। हमारी बात है, संसद की बात है, संसद में बात करिए। और अगर ये इतना ही आनंदित होने की बात है तो पद्मजा जी पूरी तरीके से आज अमित शाह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1950 से लेकर कांग्रेस को उल्टा सीधा कह क्यों रहे? चलिए मैं इतिहास की बात पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, इतिहास की बात पे प्रेम भाई बैठे हुए हैं यहाँ, अभी वर्तमान को सुलझा लेता है, इतिहास पर थोड़ी सी देर में। मेरी छोटी सी 1947 से जाएंगे तो 1 घंटा काम पड़ जाएगा, अभी 2024 का सुलटा लेते हैं हम। बताइए। मैं बिल्कुल इतिहास पे नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल। ठीक है, 10 सेकंड और फिर प्रेम शुक्ला जी। हाँ जी, हाँ तो हाँ बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि ये लोग इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, हमको गाली देने का काम लगातार प्रेम शुक्ला जी की पार्टी करती है, करे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम तो इतना पूछना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी से, अगर प्रेम शुक्ला जी बताना चाहें पिन पॉइंट 22 प्रतिज्ञाएं अंबेडकर जी की हैं, प्रेम शुक्ला जी ने पढ़ रखी हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, उन 22 प्रतिज्ञाओं को क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है? अंबेडकराइट होने का अपने आप का इतना बड़ा वो करने वाली पार्टी 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या कहती है? अगर आप चाहेंगे तो मैं 22 की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़कर सुना दूंगा, फिर ना इतिहास की जरूरत है ना भूगोल की। नहीं, बड़ा 12 मिनट के बाद 22 प्रतिज्ञा वाला सवाल दोहराइएगा। अभी 2024 को हम समझ लेते हैं। बताइए प्रेम शुक्ला जी, अगर ये एडिट किया गया है, केस क्यों नहीं कर रहे? ये तो चैलेंज दे रहे हैं आपको। और दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आपकी तरफ से अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सीधा चैलेंज दिया है, चेतावनी दी है आपको। क्या कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं।
बर्खास्तगी की मांग है, नहीं तो लोग जान देने को तैयार है। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, पहले तो पद्मजा जी आपने खुद सिद्ध कर दिया कि किस तरह से क्लिप को काट करके किस तरह से भ्रम फैलाने का कांग्रेस सुनियोजित षड्यंत्र करती है। आपने श्रीमान राजपूत जी ने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर बहुत बेहतरीन ढंग से आप ही ने दे दिया। दूसरी बात, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से निकलते समय कहते हैं देश में आग लग जाएगी। वो अपने पत्रकार सम्मेलन में कहते हैं लोगों की जान चली जाएगी, लोग जान दे देंगे। भाई आप पहले ये तो बताइए कि आम्बेडकर जी का अपमान हुआ कहाँ? आम्बेडकर शब्द आप बार बार आम्बेडकर कह रहे हैं, ये कहना अपमान है? किस दृष्टि से अपमान है? आपने तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि आम्बेडकर जी का आप 100 बार नाम लीजिए। अमित शाह जी कह रहे मुझे आनंद होगा, तो आम्बेडकर जी का नाम कांग्रेस लेगी तो मुझे आनंद होगा, ये कहने में कांग्रेस को आम्बेडकर जी का अपमान कैसे लग रहा है? और दूसरी तरफ ये भाई, चूंकि राजपूत जी कह रहे हैं कि आम्बेडकर जी बात कर रहे हो तो 2024 से बात करो। भाई 2024 में आम्बेडकर जी 1956 के बाद तो इस संसार में भौतिक स्वरूप से है नहीं। वो निश्चित तौर पर उनके पुण्याई है, लेकिन भौतिक स्वरूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो है निर्वाण, महान परिनिर्वाण उनका जो है वो 1956 में हो गया 6 दिसंबर के दिन। तो अब जो है अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का किस तरह अपमान किया गया उसकी चर्चा होगी तो 1948 की 47-46 की घटना की चर्चा होगी, 47 की घटना की चर्चा होगी, 49 की घटना की चर्चा होगी, 51 की घटना की चर्चा होगी। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसे कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है जो उसके साय में भी खड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा होगी। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनका तैलचित्र नहीं लगाया गया, इस वास्तविकता की चर्चा हो गई। उनके पंचतीर्थों का निर्माण नहीं किया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनके पार्थिव को आनंद फानन में, उनका दिल्ली में निर्माण हुआ और उनका आनंद फानन में मुंबई उनका पार्थिव किस तरह भेजा गया और किस तरह से भागोजी कीर स्मशान गृह में उनका दाह संस्कार कैसे कांग्रेस ने प्रेशर करके कराया, ये सब। और उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उनको त्यागपत्र देने के बाद अपना वक्तव्य संसद में रखने नहीं दिया गया। ये स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। नहीं, पर आप केस करेंगे क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर सच में कुछ गलती है केस कर दीजिए, नहीं तो ये दिखाएगा कि आप बैकफुट पे हैं। नहीं, विशेषाधिकार हनन वो नहीं, केस करने की जरूरत ही नहीं है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आएगा, आप संसद की किसी भी कार्रवाई को आप क्लिप काटकर भ्रम फैलाएंगे तो विशेषाधिकार हनन है वो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, और विशेषाधिकार हनन का सामना क्लिप कटुओं को करना पड़ेगा। चलिए, प्रेम शुक्ला बता रहे विशेषाधिकार हनन होगा क्योंकि संसद की कार्रवाई को काट छाट के दिखाया गया है। पद्मजा, हम संविधान सम्मत हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर हम गलत हैं तो हम जिम्मेवारी से कहते हैं, हम बिल्कुल न झूठ बोलते हैं, न छल करते हैं, न कपट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लिटमस टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत में कुछ कैसे कहते हैं, जैसे क्या नाम, किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले ये आंदोलन का कानूनी स्वरूप रखते हैं, उसके बाद कानून तोड़ते हैं। उसी तरीके से अब इन्होंने लिटमस टेस्ट किया है। अब क्या नाम, अमित शाह साहब ने पहले 11 सेकंड में लिटमस टेस्ट करके उसके बाद इन्होंने अपनी पूरक बात रखी है। क्या नाम, जो दलितों के भगवान जैसे, यानी देश के जो भारत रत्न है क्या नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको पहले 11 सेकंड में आपने तुच्छ बना दिया और उसके बाद उसको कवर अप करने की बात की। तो ये अपमान नहीं तो और क्या है, सम्मान है क्या? 2015 में जब मोहन भागवत जी कहते आरक्षण को खत्म कर दीजिए, ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते कि 400 से ज्यादा सीट ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, तो बाबा साहब का और बाबा साहब के संविधान का अपमान करने वाले ये तरीका ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। अब इन तरीकों की बात चलने वाली नहीं है। ठीक है, अगर वो क्लिप गलत है, मैं फिर से कहता हूं, अगर ये बात अमित शाह ने नहीं कही है तो अमित शाह कहें, और अगर अमित शाह जी ने यह बात कही है, चाहे किसी भी वक्तव्य के रूप में कही है, बाबा साहब का, बाबा साहब के अनुयायियों का, संविधान का, देश का, दलितों का अपमान हुआ है और यह बात बहुत आगे तक जाएगी। विशेषाधिकार नहीं, आप कुछ भी ले आइए। ठीक है, जैसे अमित शाह ने तो कहा ही है कि इसको एडिट किया गया है, पीआईबी फैक्ट चेक भी हुआ है, वो हम दिखा दें, जहां पर कहा है सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान किया गया है। यह दावा भ्रामक है। क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण के चुनिंदा हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये पीआईबी ने भी
अपना ये ट्वीट दिया है। पर समीर जी, सवाल ये है कि जिसको कहते हैं ना कि डबल बैरल, इस बार जो रिस्पॉन्स आया है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके बात की है, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके बगल में जेपी नड्डा भी मौजूद है, अश्विनी वैष्णव है, खुद संसद के अंदर किरण रिजिजू भी बोले इस मुद्दे के ऊपर। क्या यह दिखाता है कि सरकार आक्रामक है, बैकफुट पर है, डिफेंसिव है? उनको लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ये अगर नैरेटिव चिपक गया तो फिर से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? पद्मा जी, वो एक कहावत है ना कि जब तक सच अपने शूज के लेस बांधता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का भ्रमण कर आ जाता है। कहावत ये भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हुआ है 2025 में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीका नैरेटिव सेट किया गया था कि आरक्षण खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी। पर आपको लग रहा है कि इस स्पीच से ये नैरेटिव बन जाएगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है? नहीं, उसका जो असर जो 2025 के चुनाव, 2000 लोकसभा चुनाव में जो असर हुआ था, 2024 के चुनाव में जो असर हुआ था नैरेटिव का, और जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में बुरी तरीके से उठाना पड़ा था आरक्षण के मामले को लेकर। आप देखिए, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हारी और उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा था, अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि अगर जिस तरीके के अमित शाह के भाषण को काट कर आधा अधूरा बताकर जिस तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसका अगर आक्रामकता के साथ, तथ्यों के साथ जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर जनता में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। और इसीलिए आप देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 5 से 6 ट्वीट किए उस संदर्भ में। अमित शाह खुद गृह मंत्री आज पत्रकार वार्ता लेने आए और उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट बोली कि मैंने जो लोकसभा में बोला था, आज उन्होंने भाजपा मुख्यालय में आकर उसका स्पष्टीकरण दिया है और बताया कि किस तरीके से उनकी बात को सिर्फ 11 सेकंड को किस तरीके से काट कर पेश किया जा रहा है और बाकी का हिस्सा छुपाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि देश की जनता पूरा हिस्सा सुने और फिर निर्णय करे कि मैंने क्या कहा था। तो देखिए, अमित शाह ने अपनी बात रखी है। अगर कोई आपकी बात को गलत तरीके से पेश करेगा तो सामने वाले का यह अधिकार है कि वो बताए कि नहीं, मैंने क्या कहा था, मेरी बात को अधूरा कहा गया है, मेरी पूरी बात आप सुनिए। ठीक है, अमित भाई ने अपनी बात पूरी बताई। जो 11 सेकंड की बात थी, उस बात को उन्होंने आज पूरा बताया और मुझे लग रहा है कि पीआईबी का फैक्ट चेक उस संदर्भ में आ चुका है। कांग्रेस को भी अगर बात कहनी है तो आप पूरी बात बताइए। सीबीआई कह देने से कि अंबेडकर का नाम लेकर अमित भाई ने ये बोल दिया है कि इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप सड़क चले जाते, उसके बाद अमित भाई ने जिस तरीके से उस बात का जिक्र करा है, मुझे लग रहा है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि 2024 में जो आरक्षण को लेकर और संविधान बदलने का जो झूठा नैरेटिव चला था, उसका असर है कि भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इसका रिएक्शन करना पड़ा है। देखिए, ये एक्शन से रिएक्शन हो सकता है प्रेम शुक्ला जी। अब भले से ही आप क्लैरिफिकेशन दे, फैक्ट चेक करें, पर ये 11 सेकंड अगर लोगों के बीच पहुंचकर वायरल हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा एक सूरत दोबारा से बन सकती है। इसीलिए देखिए, प्रियंका कक्कड़ जी की पार्टी भी एक साथ कांग्रेस के साथ आके खड़ी हो गई है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, और सोचिए अगर ये नैरेटिव बना तो चुनाव पे क्या असर होगा। देखिए, झूठ कोई फैला रहा है तो उस झूठ को बेपर्दा करना हमारा दायित्व है। और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। और झूठ का कारोबार करना कांग्रेस का कारोबार है। अभी आप ही ने बताया, आपने ही इसमें कि एआई एडिटेड वीडियो किस तरह से आरक्षण के संदर्भ में आदरणीय अमित शाह जी का कांग्रेस के तेलंगाना के एक पदाधिकारी ने वायरल किया और कालांतर में आपराधिक मुकदमे का शिकार हुआ। तो कांग्रेस इस तरह के झूठ लगातार फैलाती रही है। उन झूठों को बेनकाब करना, उन झूठों को बेपर्दा करना और सत्य से सामान्य जनों को अवगत कराना, ये हमारा दायित्व है, हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका, यथार्थ और सत्य जो है लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रियंका कक्कड़, अगर ये झूठ का कारोबार है, जिसको बीजेपी कह रही है कि झूठ का कारोबार है, तो आप क्यों कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए इस तथाकथित झूठ के कारोबार में? पद्मदास जी, सबको नमस्ते। मैं प्रेम शुक्ला जी से बिल्कुल वाकिफ नहीं रखती। हम लोग, आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि झूठ का कारोबार है, तो क्या मोहन भागवत जी ने झूठ बोला था कि आरक्षण खत्म करेंगे? क्या मंडल कमीशन के अगेंस्ट भाजपा ने उस टाइम नहीं कहा था कि उनको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है? क्या इन्होंने अंबेडकर जी की एफिजी नहीं जलाई थी 1949 में? क्या ये
इन्हीं के बयान है, इन्होंने ही कहा है। और आप सोचिए अगर ये झूठ होता तो आज अमित शाह जी को आके कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये होता वो अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते। जहां तक आपने कहा, देखिए हम एकमात्र पार्टी है जो ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 75 सालों में अगर कोई बाबा साहेब के प्रिंसिपल्स पे कोई पार्टी चली है तो वो आम आदमी पार्टी है। उनका सपना था कि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, हर एक तक बढ़िया स्वास्थ्य फैसिलिटीज पहुंचे, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। हम इसलिए जाने जाते हैं। आज भी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री जी ने जब स्पष्टीकरण दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा करती थी। अगर कांग्रेस गलत करती थी तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आगे गलत करने का? पर तो कैसे उन्होंने अपमान किया? बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कैसे किया? उल्टा वो कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है, अगर किसी ने अपमान ही नहीं, अगर किसी ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और जो 2 चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि कौन से वो 2 चुनाव। एक सेकंड आपने शायद सुना नहीं होगा। हाँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ, मैं सुना देती हूँ। मैं भी हाँ, क्योंकि 2 चुनाव थे और 2 अलग अलग सीटें थी जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी थी। एक उपचुनाव था और एक जो पहला चुनाव हमारे देश में हुआ था, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के नारायण काजरोलकर के 15,000 वोटों से उनको हराया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो। और ये 1952 का चुनाव था। उसके बाद 1954 में एक उपचुनाव हुआ था जहां भंडारा से लड़े थे बाबा साहेब अम्बेडकर और वहां भी भावराव बोरकर से चुनाव हार गए थे। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है। उल्टा वो कह रहे हैं कि इंसल्ट करना छोड़िए, उनको लगातार 2 चुनाव में हराया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। मैं कह रही हूं, उन्होंने सदन में कल कहा कि अगर आप अंबेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लेते इतनी बार तो अब तक तो स्वर्ग की वो प्राप्ति हो जाती। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, पर इस देश में, इस जीवन में अगर किसी ने स्वर्ग क्रिएट किया है धरती पर तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। ऐसा आप पिछड़ों से, दलितों से पूछ के देखिए। आपकी घृणा दलितों के प्रति कल साफ उजागर हो गई है। ये इसमें अमित शाह जी को सामने आना चाहिए, भूमिका बांधने की बजाय, स्पष्टीकरण देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। प्रेम शुक्ला कल बहुत गलत बयानबाजी। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं वो अम्बेडकर का अपमान करते हैं। ये मनुस्मृति बनाम अम्बेडकर बताया उन्होंने। जी देखिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर ये देखते अपने जीवन काल में कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप है कि जेल में जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोप में फिर भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगता है कि मैंने अपना संविधान निर्माण करके क्या किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा कि यह संविधान तभी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा जब इस संविधान को मानने वाले जो हैं इस संविधान के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इतना सत्ता लोलुप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि केजरीवाल सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं और वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति जेल में रहकर त्यागपत्र ना दे, इतना ज्यादा सत्ता लोलुपता दिखाए, वो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मान रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को इसने जो है प्रश्रय दिया हुआ है और जो कांग्रेस के साये में भी खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वचन है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बारंबार जो, सिर्फ यही नहीं, खुलना जो आपने 2 घटनाएं बताई, खुलना जयसोर से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। जगन्नाथ मंडल ने उनको जो है अपना त्यागपत्र देकर उनको वहां से भेजा था जो पूर्वी बंगाल में उन दिनों था और उसकी आबादी 71% हिंदुओं की आबादी थी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में तय हुआ था कि जहां 51% आबादी मुस्लिमों की होगी वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, जहां हिंदुओं की होगी हिंदुस्तान में आएगा। खुलना जयसोर की आबादी 71% हिंदुओं की थी, फिर भी वह भूभाग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में भारत की ना सके, इसलिए वो जो है पाकिस्तान को सौंप दिया नेहरू जी ने उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो त्यागपत्र के बाद अपना वक्तव्य देने का अवसर भी आम्बेडकर जी को नहीं दिया, बारंबार अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपमान। और जहां तक आरक्षण की बात कर रही थी, आप मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी राहुल गांधी विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर आए और कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। नेहरू जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि आरक्षण जो है ठीक नहीं है। मंडल आयोग का भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। ये दुष्प्रचार है, झूठ है। मंडल आयोग भारतीय जनता पार्टी के 1984 के संकल्प पत्र में भी था, 1989 के संकल्प पत्र में भी था और मंडल आयोग का हमने समर्थन किया। लेकिन मंडल आयोग का विरोध 1990 सबसे लंबा जो भाषण आदरणीय राजीव गांधी जी का
संसद में सबसे दीर्घकालिक जो भाषण है वो मंडल आयोग के विरोध में है। तो मंडल आयोग का विरोध, आरक्षण का विरोध करने का काम नेहरू जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम इंदिरा जी ने किया, आरक्षण का विरोध करने का काम राजीव जी ने किया। आरक्षण के विरोध में बात जो है श्रीमान राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप जो है उनके साथ खड़े हैं और आप दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने अपमान किया बाबा साहेब का, आज केजरीवाल जी का जन्म जो है, केजरीवाल जी का जन्म जो है राजनीतिक जन्म है। एक 10 सेकंड और, केजरीवाल जी का जन्म जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए प्रियंका कक्कड़ पे सुरेंद्र राजपूत। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पहले केजरीवाल जी जो हैं वो यूथ फॉर इक्वलिटी में थे वो, और यूथ फॉर इक्वलिटी ने क्या काम किया था याद कर लीजिए। प्रियंका कक्कड़ फिर सुरेंद्र राजपूत, क्या काम किया था बता दीजिए। जब आप इतना झूठ प्रचार कर रहे हैं तो ये भी खुद ही बता दीजिए। एक नंबर की झूठी पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी भी इस पार्टी से सहमत नहीं थे। यूथ फॉर इक्वलिटी ने तो आ गए तो झूठी, झूठ आप बोलते हैं, ये कान पकड़ के माफी मांगते हैं झूठे केजरीवाल, कान पकड़ के अदालत में झूठ बताइए ना, बताइए अपनी बात पूरी कीजिए। जेटली जी, आप अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने दलित विरोधी बयान दिए बार बार, उनको कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। अरे केजरीवाल मांगता है माफी, आप केजरीवाल विरोध में थे, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप हर बात में अरविंद केजरीवाल को गाली देने लग जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। 1984 आप कहीं भी अरविंद केजरीवाल वाले काम नहीं कर पाए, इसलिए आप उनको गाली देते हैं। मैं तो भाजपा का सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वेरीफाई कर ले। मैंने जो बातें की है TV9 वेरीफाई कर, मैं जो बता रही हूँ वेरीफाई कर लीजिए। दावे किए हैं वेरीफाई में थे आप। केजरीवाल जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन बाबा साहेब की बीजेपी ने जलाई थी, कभी नहीं विरोध किया है, कभी नहीं विरोध किया है। 84-89 का संकल्प पत्र देख लीजिए हमारा, 84। आप वेरीफाई कर लीजिए, जो भी ये डिबेट देख रहा है वेरीफाई कर ले। आपको माफी मांगनी चाहिए जो आपने कल अपमान किया है, वेरीफाई कर, आपको माफी, और इनको कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए अगर प्रियंका जी एक छोटा सा झूठ बोलने वाले फैक्ट बता दो। अमित शाह जी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। संसद की डिबेट में ये दर्ज है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने संसद के अंदर टेबल की थी तो राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। ये बात तो संसद की डिबेट मैंने खुद पढ़ी हुई है, ये वहां पर दर्ज है। लेकिन ये दिलचस्प बात है समीर जी कि एक ही जो मुद्दा है, अभी तक जो विपक्ष अलग थलग दिख रहा था, कई मुद्दों को लेकर के उनके बीच में मतभेद दिख रहे थे, ये मुद्दे पर टीएमसी भी इनके साथ है, आम आदमी पार्टी भी जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है दिल्ली में उनके साथ हो गई है। तो क्या ये एक मुद्दा आपको लगता है कि आगे जाकर के पूरे विपक्ष को एक साथ ला सकता है? हम बाबा अम्बेडकर के साथ मुद्दा नहीं है पद्मजा जी, देखेंगे अगर विपक्ष की बात आएगी तो ये मुसलमानों पे भी एक हो जाते हैं, ये वक्फ बिल पर भी एक हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट ही कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, इनका वोट बैंक वही है जिस वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते रहे। अब प्रियंका कक्कड़ की पार्टी की मजबूरी है कि वो राहुल गांधी की पार्टी के साथ इस मामले में समर्थन करे, क्योंकि अब तो दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में तो अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, अब तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन होगा नहीं। लेकिन चूंकि ये वोट बैंक की अब राजनीति है तो मुझे लग रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह नहीं बताएगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना सम्मान करने की बात करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टी के। इन्हीं के एक बड़े नेता जो रहे वो पार्टी छोड़ के चले गए, दलित, वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए, ये आरोप लगाते हुए कि यहाँ दलितों का सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से बाहर हो रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में जा रहा हूँ। तो दलित के नेता इनके विधायक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आत्मचिंतन तो अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए। प्रियंका जी, और एक जनरल सीट से हम दलित को लड़वाते हैं, ये किस पार्टी ने आज तक किया, ये भी जवाब दे दीजिए। ये तो बता दीजिए, आपके विधायक तो मंत्रिमंडल छोड़ के चले जाते हैं कि दलितों का अपमान होता है, और बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं कि वहां सम्मान बना रहेगा। मुझे बताइए ना, आप ये तो बता दीजिए ना, उसको आप रिलीजन में कितने दलितों को राज्यसभा भेजा? राघव चड्ढा राज्यसभा चले जाते हैं आपके यहाँ से, आपके सिंह राज्यसभा चले जाते हैं। आप एक उदाहरण दीजिए मुझे, आप बता दीजिए कितने लोगों को राज्यसभा भेजा आपने? नहीं है ना, इसलिए इधर-उधर की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, आपके पास तो था भेजने के लिए, दलितों का सम्मान रखने के लिए आप भेज देते, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देते अरविंद केजरीवाल कि चलो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता हूं, मैं दलित को मुख्यमंत्री बना देता हूं। स्कूल में हमारे अगर दिल्ली का किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देते तो आज आपका जो अधिकार है आप जनरल सीट से लड़ा के दिखाइए कभी दलित को, बताइए आपने इक्वालिटी दी, आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है, हमारे लिए बराबरी समानता हमने करके दिखाना है, हमें ये चाहिए हमारे देश कर दीजिए ना, दिल्ली में सरकार आएगी तो दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे हम। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, जिसने रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया, मध्य प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए आंकड़े उठा के दलितों की क्या दुर्दशा
हुई है भाजपा के राज्य बोलिए ना, दलित आपने मुख्यमंत्री देखा बनेगा बीजेपी सत्ता आने पे। दलितों के ऊपर क्या करते हैं? मेरा बोलने का भी मन नहीं है टीवी पे। कल परसों की बात है, दलित घोड़े पे संयोजक बना दीजिए पार्टी का, मुख्यमंत्री छोड़िए, आप बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी का जो संयोजक होगा वो भाजपा के दलित राज में होगा। हो रहे हैं सब। आप बोल दीजिए ना कि आपकी पार्टी में अगला संयोजक जो बनेगा वो दलित बनेगा। आप चलो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आपको लगता है मेरी बात में, आप बोल आपको लगता दीजिए है ना। मेरी बात होने से होगा? कहीं तो दलित को बिठाइए आपको लगता आप। है मेरी बात होने से होगा? मुझे नहीं पता, नहीं, महिला प्रियंका जी, ये होगी, गलत दलित बात है। होगा, आप कौन कहीं होगा? तो मैंने एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लूं इससे आप पहले। बताइए ना, आप मेरे को जब आप एक सीट, ठीक है प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं। जो बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस दलित विरोधी रही है या फिर उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, आप उससे सहमत हैं या आप उससे असहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं, हितैषी रही है कांग्रेस पार्टी दलितों की और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ हमेशा खड़ी रही है? पद्मजा जी, मुझे बहुत जेन्युइनली लगता है कि अगर आज तक किसी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। पर और कांग्रेस किसी ने पार्टी किया है कि नहीं किया है? और मेरे को लगता है कि आपने किया है। प्राइमरी प्रिंसिपल्स, पर आपके बनने से पहले क्या कांग्रेस ने किया है? हम शिक्षा, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग या राइट जो भी हो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो आज पार्टी गलत कर रही है। अगर पहले चलो मान लिया कांग्रेस ने 100 गलतियां की, दैट इज नो जस्टिफिकेशन कि बीजेपी का ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हिस्टोरिकल आज रॉन्ग को बीजेपी नजरअंदाज सत्ता नहीं में किया है, जा बीजेपी सकता। से सवाल पूछे पर आप कह रही हैं कि हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर के साथ, कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया है। मुझे देखिए, दैट विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग डिबेट और स्पेसिफिकली उसी इश्यू पे आपको करनी पड़ेगी। अभी जो आप कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, ये ना बात बहुत बड़ी है उससे। दिस इज इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। बार बार जो प्रहार भाजपा संविधान पर बाबा साहेब अंबेडकर पे कर रही है, ये उस पे आपको क्वेश्चन लाना पड़ेगा और बीजेपी से आपको इस पे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल पूछा ही है उनसे। पर सुरेंद्र राजपूत जी, जो घूम फिर के बात बार बार आपके बारे में कही जाती है कि इतने सालों तक आपने बाबा साहेब अंबेडकर को नजरअंदाज किया, ना उनको भारत रत्न दिया, उनकी तस्वीर तक सेंट्रल हॉल में नहीं थी हमारे पार्लियामेंट के, और अब आप कह रहे हैं कि कोई और पार्टी उनका इंसल्ट कर रही है। सालों तक आपने उनको दरकिनार कर दिया। पद्मजा जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, चूंकि आपने बाकी सब लोगों को समय दिया, अब मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। एक बात मुझे बताइए कि बाबा साहब की कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत थी जब हमने संविधान सभा का अध्यक्ष उन्हें बनाया। संविधान को बनाने के लिए हमने बाबा साहब को आगे किया, तो क्या इज्जत थी या इंसल्ट थी? जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने जलाया, जिस तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने जलाया, वो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। तो अपमान भाजपा के लोगों ने किया है, हमने तो सम्मान दिया। उसके बाद आप बात करते चुनाव लड़ाने की, तो भाई चुनाव में वो दूसरी पार्टी से खड़े थे, हमारी पार्टी वाला जीत गया, इसमें अपमान का हुआ, हार और जीत होती रहती। पर वो तो कह रहे हैं कि पंडित जी ने जा करके उनके खिलाफ प्रचार किया और इसको एक अपने ईगो का इशू बनाया कि उनको हरवाना है। बिल्कुल करेंगे, क्यों? फिर से पद्मजा, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप उनके नैरेटिव को ड्राइव क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं तो आपसे हिस्टोरिकल फैक्ट बता रही हूं। हम चुनाव लड़ेंगे अगर अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। पहले सुन तो लीजिए भाई, आप अपना समय खराब कर देंगे, हमारी बात जा नहीं पाएगी। बोल, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी से बाबा साहब खड़े होंगे तो हम उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? और उसके बाद हम ही राज्यसभा में भी लेकर के आएंगे उनको। और उनको वो दूसरे दल के थे ना, श्यामा प्रसाद जी भी दूसरे दल के थे, हमने उनको कानून मंत्री बनाया ना बाबा साहब को। क्या भाजपा वाले आ गए थे बनाने के लिए? क्या संविधान सभा का तो विरोध करने वाले भाजपा वाले लोग थे, जनसंघ वाले लोग थे। हमने तो उनको संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनसे संविधान बनवाया। आरक्षण की बात करी, वहां पर आरक्षण की बात क्या किसी और ने करी थी? कांग्रेस ने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अब भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। भाजपा अपने जन्म से लेकर के आज तक कै दलित अध्यक्ष बनाए? एक जिसको भी 1 लाख रुपए की घूस में बंगारू लक्ष्मण को जेल भिजवा दिया। इसके अलावा कोई महिला अध्यक्ष बनाया हो, कोई दलित अध्यक्ष बनाया हो? बताएं। इनकी कथनी करनी
50 साल 70 साल पुरानी हमारी बात करते हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के जन्म से एक दलित अध्यक्ष बनाया और उसको भी ये लोग भेज देते हैं। ठीक है, 50-60 साल को एक घंटे में खंगालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आने वाले दिनों में भी ये डिबेट जारी रहेगी। दलितों की एट्रोसिटीज, बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत का हक किसके पास है, ये तो जनता ही फैसला करेगी। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, ये डिबेट आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। जैसे कि खड़गे जी ने कहा है, जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा करने वाला है।